एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। देन हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर को। दिस इज द चैप्टर ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मीन्स कि जब कंपनी पैसे को अरेंज करती है, कंपनी को पैसा चाहिए अपनी कंपनी के अंदर ग्रोथ करने के लिए, या फिर मैं कहूँ कि डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, या फिर मैं कहूँ कि फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी को पैसा चाहिए होता है। अच्छा, वो पैसा रेज करने के लिए कंपनी के पास काफी सारे सोर्सेज होते हैं। ठीक है, आपके पास सोर्सेज है, बट आपको ये भी तो देखना होगा ना कि हमें किस सोर्स से हमें ज्यादा पैसा रेज करना चाहिए, किस सोर्स से हमें कम पैसा रेज करना चाहिए। कहने का मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ आप सभी स्टूडेंट से कि एक कंपनी है, देखो मैंने आपको बताया एक कंपनी है, इसको पैसा चाहिए, इसको क्या चाहिए? मनी चाहिए, या फिर मैं कहूँ अपनी बिजनेस की टर्म में इसको फंड्स चाहिए। इसको फंड्स रेज करने के पास इसके पास कितने साधन है? इसके पास इक्विटी है, इसके पास प्रेफरेंस है ना, इसके पास डेट है, डिबेंचर जिसे कहेंगे, या फिर मैं कहूँ इसके पास इसके खुद का पैसा भी होगा, है ना। खुद के पैसे को क्या कहते हैं? रिटेन अर्निंग होगी। मींस कि ऐसा पैसा जो पहले ही कंपनी के अंदर है, इसका खुद का पैसा। कंपनी यहाँ से क्या कर सकती है? अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी जो भी उसकी नीड है पैसे की, उसको यहाँ से फिलअप कर सकती है। बट डिपेंड करते हैं कि किसका ज्यादा पोर्शन लेंगे, किसका कम पोर्शन लेंगे, किसका नहीं लेंगे या फिर लेंगे। ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? इन सबकी कॉस्ट के ऊपर। जिसकी कॉस्ट कम होगी उसी को क्या करेगी कंपनी? ज्यादा प्रेफर करेगी, उसी को ज्यादा लेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अब यहाँ पे मैंने कहा कि कॉस्ट कम होगी, अब ये कॉस्ट भी तो पता होनी चाहिए ना, कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि आप बैंक में गए, ठीक है, आप दौड़े दौड़े अपने बैंक में गए, आपने कहा, बैंक से कहा कि बैंक मुझे आप 1 लाख रुपए दो। अब बैंक कहता है कि अभी तो तुम्हारे बैंक में केवल 50,000 रुपए ही है, मैं तुम्हें 1 लाख कैसे दूं? बोले अच्छा। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको मेरे घर के कागज रख देता हूं गिरवी, जिसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए तक की है, ऐसा पोर्शन मैंने रख दिया, या फिर मैं कहूंगी मैंने गोल्ड यहाँ पे दे दिया। उसने कहा ठीक है, मैं आपको पैसे तो दे दूंगा 1 लाख रुपए, बट मैं आपको 1 लाख के साथ साथ जब आप मुझे वापस देंगे ना 1 साल के बाद, आप मुझे साथ में इसके ऊपर मेरा ब्याज भी देंगे, इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट भी देंगे, है ना। वो कहोगे कितने % ले रहे हो जी आप इंटरेस्ट? आप यही पूछोगे ना। सो आपने कहा कि सर मैं आपसे परसेंटेज केवल 10% लूंगा। ले अच्छा, तो आप देख पा रहे हैं कॉस्ट जो है वो कितने % है? 1 लाख के ऊपर 10% है। कॉस्ट की जो रेट होती है ना वो हमेशा परसेंटेज में आती है। अब देखो मैंने कहा कि इसकी कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट में कैसे निकालूं? कि मुझे एक तो 1 लाख रुपए देने हैं, साथ ही साथ मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट कितना बनता है बच्चे? इंटरेस्ट बनता है 10% ऑफ द 1 लाख। चलो निकालते हैं। मैंने कहा कि 1 लाख तो देने ही देने हैं आपको, साथ में 1 लाख के ऊपर 10% भी देने हैं। अच्छा, तो कितना हो गया? 10,000। अच्छा जी, अच्छा। सो दैट मीन्स आखिरी में आके मुझे टोटल अमाउंट कितनी देनी पड़ेगी? 1,10,000 मुझे क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये आप मुझे ये बता सकते हो कि जो ये मैंने निकाला है ये क्या थी? ये मेरी कैपिटल थी जो मैंने आप बैंक से रेज की है, राइट। ये मेरा क्या था? ये मेरा इंटरेस्ट था जो कि मैंने बैंक को पे किया है, जो कहीं ना कहीं मेरा खर्चा है, एक्सपेंसेस है ना। तो मैंने क्या किया? इसको मैंने ये कैलकुलेट कर लिया, इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया, टोटल मेरी अमाउंट बन गई कितनी? 1,10,000 रुपए मुझे 1 साल के बाद देनी पड़ेगी, है ना। सो आपने देखा कि आपने इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया है। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया है? जो आपकी पर्टिकुलर अमाउंट थी उसके साथ आपने आपके रेट की मल्टीप्लाई की है ना। सो मैं इसको बोल सकती हूँ, ये क्या थी? आपकी कैपिटल थी, ये क्या था? आपका रेट था, और अपॉन में 100 है ना। और इधर साइड क्या है? ये इंटरेस्ट है, जिसे मैं क्या कहूंगी? ये मेरी लागत है जो कि मुझे अपनी कैपिटल के ऊपर एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है ना। सो ये फॉर्मूला बन गया। कॉस्ट को कैसे निकालेंगे? कैपिटल इनटू रेट अपॉन में 100। अच्छा, क्वेश्चंस में कई बार आपको रेट गिवन होगा, ठीक है, और कॉस्ट भी गिवन होगी, आपको कैपिटल बोल सकते हैं, आप निकाल सकते हो, इनको इधर से उधर घुमा सकते हो, है ना। अच्छा, मैंने कहा कि आपको क्या है? रेट निकालनी है, तो आप रेट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? इसको आप क्या करना है? इसको इधर लेके आना है, नहीं आप 100 को उधर लेके जाएंगे, ठीक है। कैसे होगा? 100 इंटू कॉस्ट हो जाएगा इज इक्वल टू कैपिटल
इंटू रेट होगा। अच्छा जी, मुझे रेट निकालना है ना, मुझे क्या निकालना है, रेट निकालना है, तो मैं निकाल सकती हूँ। तो मेरे को क्या करना है, कैपिटल इधर ले आऊंगी मैं। सो यहाँ पे क्या बन गया, कॉस्ट अपॉन में कैपिटल इनटू में 100। ये क्या नजर आ रहा है, ये आपको रेट का फॉर्मूला आ रहा है। आपको नजर आ रहा है कि जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो क्या है कि इन पैसे को जब मैं अरेंज करूंगी मेरी कोई ना कोई लागत आएगी, और वो लागत निकालने के लिए मुझे हमेशा कोई ना कोई रेट दिया मिलेगा। तो रेट हमेशा क्या होगा, परसेंटेज में आएगा, 100 परसेंटाइल के हिसाब से आता है। पहली बात तो ये, ठीक है, ठीक है। अब आपको मैं दो ऑप्शन देती हूँ, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है। मैंने कहा कि आपने कंपनी में एक तो इक्विटी रेज किया है, एक आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास डेट रेज किया। मैंने कहा कि आपने कंपनी में 20 लाख रुपए की इक्विटी आपने एज ए कैपिटल रेज की है। अच्छा, उसके ऊपर मैंने कहा कि आपका जो लागत है इक्विटी के ऊपर क्या देते हैं, पता है आप सभी को, आप कहेंगे कि मैम डिविडेंड देते हैं। शाबाश, जिन्होंने डिविडेंड कहा है कि गिव अ पैट ऑन द बैक, ओके। अच्छा, मैंने कहा कि डेट के ऊपर में क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अच्छा, मैंने कहा इंटरेस्ट पे मेरी क्या है, कॉस्ट है, और मैंने डेट को कितना रेज किया है, 40 लाख रुपीज रेज किया। तो बात यह आ जाती है कि आपको यहाँ पर डिविडेंड कितना देना पड़ रहा है, जो कि मैं कहूँ इसकी कॉस्ट है, वो मैंने कहा कि इसके ऊपर 3 लाख रुपए देना पड़ रहा है। डेट के ऊपर मैं कह रही हूँ कि मेरे को 4 लाख रुपए देना पड़ रहा है। आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा बेटर है मेरे लिए, विच वन इज अ बेटर फॉर द कंपनी, कि कंपनी यहाँ से पैसा रेज करे। सो हम इजिली निकाल सकते हैं, कि किसकी क्या रेट है, जिसकी कम रेट होगी उसी को हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। चलो निकालते हैं। अब देखो कॉस्ट ये है, कॉस्ट ऊपर रख देंगे 3 लाख रुपीज अपॉन में 20 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज इंटू में 100, राइट। इसको कैलकुलेट करो, 0 से 0 कट, यहाँ पे आ गया 5, तो ये आ गया 15%। नजर आ रहा है बच्चे। अच्छा, डेट को निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 4 लाख रुपीज अपॉन में 40 लाख रुपीज इंटू में 100। सो नजर आ रहा है ये निकल रहा है आपका 10%। तो आप नजर कर पा रहे होंगे कि डेट हमारे लिए बेटर है, कि अगर मैं 40 लाख रुपए डेटर से रेज कर रही हूं और उसके ऊपर मुझे केवल इंटरेस्ट 4 लाख रुपए देना पड़ रहा है, दैट मीन्स मैं केवल 10% मेरी क्या बनने वाली है, कॉस्ट बनने वाली है। अच्छा, अब मैंने आपको कहा कि यहां पर देखो, एक तरफ जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट किसकी इनकम है, यहां पर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले आंसर देना, इंटरेस्ट किसकी इनकम है, बैंक वालों की इनकम है। खर्चा किसके लिए है, पर्सन के लिए खर्चा है। अच्छा, अब फर्म ने पैसा रेज किया है, फर्म ने पैसे को कलेक्ट किया है, तो इंटरेस्ट हुआ, डिबेंचर हुआ, ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट हुआ या मैं कहूं डिविडेंड हुआ। ये दोनों के दोनों खर्चे किसके लिए हैं, कंपनी के लिए हैं। बट जिन्होंने भी इसमें कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, अपने पैसों को इसमें लगाया है, उनको तो ये रिसीव होगा ना, उनके लिए क्या हो रही है, ये इनकम है। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आपके इन्वेस्टर्स हैं ना, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये क्या है, कहते हैं कि जितना पैसा वो आप इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ना, वो चाहते हैं कि कम से कम उसमें इतना रेट तो हमें मिले कि हम अपनी कैपिटल को यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाए, है ना। तो कॉस्ट किसके लिए है, कंपनी के लिए, बट रिटर्न किसके लिए है, ये उस इन्वेस्टर के लिए है जिसने पैसा इस कंपनी के अंदर लगाया है। दैट्स द रीजन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ फर्म इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इट्स इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स के द्वारा एक मिनिमम रिटर्न माना जाता है उसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, देखो क्या कहा है कि कैपिटल यूज बाय द फर्म मे बी इन द फॉर्म, जो कैपिटल यूज करने वाली है फर्म वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इक्विटी शेयर में हो सकती है, अरे ये क्या हो गया, प्रेफरेंस में भी हो सकता है, ठीक है, और आपका डिबेंचर्स में भी हो सकता है, या फिर उसके खुद की इनकम भी हो सकती है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, समझ में आ गया होगा। अच्छा चलो बढ़ते हैं इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। क्या कहता है कि कुछ एक पॉइंट है जो आपको अभी याद समझ लेने होंगे, इवन आपको समझ में भी आ गए होंगे, जो अभी समझाया वो एज इट इज लिखा हुआ है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या है, रेट ऑफ रिटर्न है, कॉस्ट नहीं कहेंगे इसको, राइट। ये कैलकुलेट की जाती है आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल। आपके पास काफी सारे कंपोनेंट्स थे, इनकी जो एक्चुअली अमाउंट है ना उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड्स के रिगार्डिंग ही कैलकुलेट किया जाता है। देखो आपका जो कैपिटल ये जो है ना कॉस्ट,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये बात की जा रही है लॉन्ग टर्म फाइनेंस को अरेंज करने की बात की जा रही है। तो दैट मीन्स जो आपका फंड है, जो आपका इन्वेस्टमेंट का डिसीजन होने वाला है, लॉन्ग टर्म के लिए होने वाले हैं। ओके, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आप बात कर लेते हैं इसके सिग्निफिकेंस की। सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो क्या कहता है, अब देखो मैंने कहा कि ये बताया कि किस किस पोर्शन से हम ज्यादा डेट लेंगे या फिर इक्विटी लेंगे या प्रेफरेंस लेंगे या खुद का पैसा लेंगे। तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर जो उसकी कैपिटल का जो स्ट्रक्चर होता है, क्या हम उसको डिटरमाइन कर रहे हैं, क्या हम कैपिटल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर रहे हैं कि कितनी प्रोपोर्शन में हमें इक्विटी की रिक्वायरमेंट है, कितनी प्रोपोर्शन में हमें डेट की रिक्वायरमेंट है। इन दोनों के रेशियो को तो हम क्या कहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर ही तो कहते हैं, है ना। यही तो समझाने की कोशिश की जा रही है कि कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट सोर्स ऑफ द कैपिटल, द इक्विटी कैपिटल, रिटेन, प्रेफरेंस, ये सभी आपके पास सोर्सेज होते हैं। These sources are the different from the each other। हर एक सोर्सेज की ना डिफरेंट फीचर्स है। आगे जब इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे ना तब आपको अच्छे से समझाया जाएगा कि कैसे इसकी कॉस्ट को हम ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंस है। वैसे आपको पता होगा इक्विटी एज अ ओनर माने जाते हैं, इनको सबसे आखिरी में पैसा मिलता है एज अ डिविडेंड का। जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको इक्विटी से पहले पैसा मिलता है, बट डिबेंचर्स होल्डर से बाद में मिलता है। इनको वोटिंग का भी थोड़ा बहुत राइट होता है, अगर उन्होंने, और इनके पास क्या है, वोटिंग का राइट होता है। और दूसरा इनके पास क्या है कि इनको प्रेफरेंस पहले दी जाती है इक्विटी शेयर होल्डर से। बट अगर बात की जाए डिबेंचर्स कैपिटल की, डेट की कैपिटल की, वहां पर एक फिक्स रेट ऑफ द रिटर्न इनको मिलता है जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, ये एक सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ क्या होता है कि ये अनसिक्योर्ड आपका फंड्स होता है। ये कहीं ना कहीं जो आपके जो डिबेंचर्स होल्डर हैं वो कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस के बेस पर यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। देखो सबकी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बता दी, बट इन डेप्थ में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दीज सोर्सेज आर द डिफरेंस फ्रॉम द ईच अदर इन द टर्म ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट के रिस्पेक्टिव में। ठीक है, एज सच अ कंपनी विल हैव टू डिजाइन सच कैपिटल स्ट्रक्चर विल which minimize the cost of capital, hence the calculate the cost of capital of the different source of the capital is very essential। क्यों? क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि किसकी कॉस्ट कम है, किसकी कॉस्ट ज्यादा है, या फिर मैं कहूँ कि हमें इनकी जरूरत ही नहीं है, हम खुद का पैसा रेज कर ले, अगर मुझे इनके बारे में पता चल जाए, क्या मैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को बढ़िया तरीके से नहीं डिजाइन कर लूँ, है ना। क्योंकि जितनी ज्यादा कॉस्ट कम होगी उतना ज्यादा कंपनी का जो प्रॉफिट है कंपनी के पास ही रहने वाला है, कंपनी की इनकम कंपनी के पास ही रहने वाला है। दैट्स इट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, कैपिटल बजटिंग डिसीजन का मतलब क्या है? देखो कैपिटल बजटिंग डिसीजन होते हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजन होते हैं। दोनों में फर्क पता है ना, क्योंकि ये पॉइंट है हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर, है ना। अब देखो कैपिटल बजटिंग डिसीजन आपकी लॉन्ग टर्म के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है वहां उसके लिए किया जाता है। वर्किंग कैपिटल किस लिए होता है कि आप जब डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटीज को डे बाय डे परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको वहां पे रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलो ये देखो ये क्या कहते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वेरी यूजफुल इन मेकिंग द कैपिटल बजटिंग डिसीजन बिकॉज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ मिनिमम required rate of the return in our investment project. Firm must not invest is in those project which generate the return less than the cost of capital. Means पता है क्या कह रहा है कि मान आपने कहीं से पैसा रेज किया है, कैपिटल ली है, ठीक है, और उसका जो कॉस्ट बनता है, मतलब कि जो इंटरेस्ट बनती है वो मान लीजिए 500 रुपये बनता है, ठीक है, बट आपने जहां पर ये पैसा इन्वेस्ट किया है वहां से आपकी जो रिटर्न है ना, मीन्स कि जहां से आपकी इनकम हुई है वो केवल 200 रुपये हुई है। सो आप ऐसे प्रोजेक्ट पे पैसा लगाएंगे नहीं जहां पर आपकी रिटर्न तो क्या हो रही है, कम हो रही है। किससे? आपकी कैपिटल की कॉस्ट से। कॉस्ट कितनी है? 500, रिटर्न कितनी है? 200, जो कि बहुत बड़ा गैप है। सो आप ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो दैट्स रीजन कॉस्ट को इवेल्युएट इसलिए भी किया जाता है कि आप फाइनल डिसीजन ले सके कि हाँ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ओके, अच्छा, नेक्स्ट कहते हैं कि हेल्पफुल इन द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द वेरियस सोर्सेज ऑफ द फंड। अब देखो मैंने फर्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने आपको कंपैरेटिव करना सिखाया, कंपैरिजन करना सिखाया कि मेरे पास दो सोर्सेज हैं, इन दोनों सोर्सेज में से आपके पास चॉइस है कि आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने कहा कि सबसे पहले इसकी कॉस्ट निकालो, जिसकी रेट कम होगी वही हम सिलेक्ट करेंगे। हमने देखा कि डेट की रेट क्या है? कम है। सो ये हमारे कंपैरेटिव करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए हमें मदद करता है। ओके, अच्छा, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होती है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे होगी? अगर मान लो किसी कंपनी ने ऐसी कैपिटल से, ऐसी जगह से अपना कैपिटल रेज किया है जहां पर कॉस्ट क्या है उसकी बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है नुकसान
कॉस्ट ज्यादा है, मीन्स कि कंपनी में से ज्यादा पैसा क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा जब पैसा बाहर जाएगा, कि जैसे मैं कहूं कि अगर वो कह रहे हैं कि कमा रहा है वो कितना 1000 रुपए, बट उसकी लागत कितनी आ रही है, इसकी कॉस्ट, वो बाहर खर्चा इतना कर रहा है 500 रुपए, भाई कमा क्या रहा है, भाई जितना कमा रहा है उससे आधे तो वही दे रहा है, या फिर मैं कहूँ कि 800 रुपए बाहर देने पड़ रहे हैं। सो कमा कुछ नहीं रहा है। सो हम अपनी परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट कर लेंगे, वो कैसे होगी, जब हम अपने बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ से पैसा रेज होगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया, ठीक है जी। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट, ये हम नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सब पॉइंट्स के ऊपर ना एक एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो क्लियर कंसेप्ट से आने वाली है। सो चैनल के ऊपर विजिट करना, ठीक है, और अपनी नीड के अकॉर्डिंग किसी भी आप कोई भी चैप्टर आपको देखना है, किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको वीडियोस देखनी है, आप देख सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, इवन मैं कहूँ कि इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट हो गया, ऑडिटिंग हो गया, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, काफी सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके, चलिए तो